बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैंसर के 30 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट के अंदर हम लोग एंटी डिप्रेशेंट्स के मुख्तलिफ फार्माकोलॉजिक इफेक्ट स्टडी करेंगे, यानी एंटी डिप्रेशन कॉज करने के अलावा और इनके कौन कौन से इफेक्ट्स बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, और फिर इनकी टॉक्सिसिटी को स्टडी करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉक्सिसिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए ये वाली बातें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, थोड़ा सा एक्सटेंसिव भी होगा इसी वजह से। अच्छा जी, अब इससे पहले कि मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा पार्ट 1 वाली बातें रिवाइज करना चाहूँगा। एंटी डिप्रेशेंट्स के जो ग्रुप्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि उन्हीं ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे बातें आएंगी। वैसे भी याद करना आसान होता है जब बातें रिवाइज हो जाती हैं। तो जो एंटी डिप्रेशन ग्रुप्स हैं वो तो वैसे तो पार्ट 1 की वीडियो में पढ़े थे, लेकिन अगर डिस्कस करें तो जो इनमें ओल्डर ग्रुप हमारे पास आता है, जो हमने कहा था कि इफेक्टिव तो काफ़ी होता है लेकिन उसकी टॉक्सिसिटीज काफ़ी हैं, अदर फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स काफ़ी हैं, वो थे हमारे पास TCAs, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स। ठीक है, TCA के अंदर कौन कौन से नाम आ रहे थे? एमिट्रिप्टालीन, क्लोमिप्रामीन, इमिप्रामीन, ये तो मिनी गार्डन ने बताए हुए थे। लेकिन पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपसे कहा था 2 और नाम आप इसके अंदर ऐड कर लें, एक एमॉक्सिपिन और दूसरा था मेप्रोटिलीन। अब आपको इसकी काफ़ी कदर होगी, तो ये 2 नाम मैंने TCS के अंदर ऐड करवाए थे। वजह ये है कि मिनी कैटसन के अंदर इन्होंने ना इन दोनों को TCS के अंदर कंसिडर नहीं किया हुआ, तो आपके लिए याद करना और मुश्किल हो जाता है। यानी TCS की टॉक्सिसिटी अलग बताई हुई है, फिर मॉक्सिपिलिन की टॉक्सिसिटी बताई हुई है, फिर मेप्रोटिलीन की टॉक्सिसिटी बताई हुई है, लेकिन वो TCS से सिमिलर ही हैं, इसलिए आप इसको TCS के अंदर ही कंसिडर करें, आसान होगा आपके लिए याद करना। सही होगी बात। और अगर कोई SCQ भी आता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन कौन से ड्रग ग्रुप्स हैं, तो आप ये वाले ड्रग्स बताएंगे ना, इनके अंदर कहीं भी एमॉक्सिपिन और मेप्रोटिलीन अलग से नहीं लिखा हुआ, तो आप बस TCS ही काउंट करें। ओके बात। अच्छा जी, TCS हो गए। अब आते हैं थोड़े एडवांस वाले ड्रग्स, यानी TCS के साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे, फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास SSRI और SNRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सही के बाद इन दोनों को आप बहन भाई कंसिडर कर सकते हैं, इनके नाम भी सिमिलर से हैं, इनकी आप देखेंगे टॉक्सिसिटीज भी सिमिलर सी हैं, मैकेनिज्म भी सिमिलर है। ये सेरोटोनिन को रोक रहे हैं, ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रोक रहे हैं, यानी उनकी रीअपटेक को रोक रहे हैं, उनके ओवरऑल इफेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक इनकी देखेंगे टॉक्सिसिटी भी सिमिलर ही है, तो आप इनको बहन भाई कंसिडर कर सकते हैं। ड्रग ग्रुप्स के नाम भी याद करने थे हमने, तो SSRI के लिए सिटी की सड़क पे नंगे पैर चलेंगे तो फ्लू तो हो ही जाएगा, तो ये 4 नाम है जो आप याद कर सकते हैं। सिटी से याद आएगा आपको सिटेलोप्रेम, सिटी की सड़क पे, सड़क से याद आ जाएगा आपको सेरेट्रालीन। ठीक है, नंगे पैर, पैर से याद आ जाएगा पेरोक्सिटीन, और फ्लू हो जाएगा तो फ्लूऑक्सिटीन। ठीक है जी, वैसे मेन नाम है फ्लूऑक्सिटीन है, जिसको ये यहाँ पे बार बार गिनती करते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी में सेरेट्रालीन वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। SNRI के बारे में आ जाए तो इसमें 2 ड्रग्स हैं जो कि बस याद रखने हैं आपने। ठीक है, 2 ही ड्रग्स जो कि याद रखने हैं, वो इम्पोर्टेंट, मतलब दोनों का नाम आपको आने चाहिए। तो आप ऐसे, ये अगर आपको सारों का नाम भी आते हो, फ्लॉक्सिटीन और सिटेलोप्रेम के आते हैं, तो पेपर में शायद गुजारा चल ही जाए। वैसे तो यार कोशिश करेंगे चारों याद कर लें एटलीस्ट। चलो पेरोक्सिटीन को हम निकाल भी दें तो बाकी 3 कोशिश करें याद हो जाएं आपको। सही होगी बात। अच्छा जी, सियाने कहते हैं कि दुल्हा को वनीला फ्लेवर होना चाहिए। हाँ, आपने देखा ना, दुल्हा जो होता है वो आमतौर पे ऑफ वाइट से कपड़े पहनता है, शेरवानी वगैरह जो वनीला फ्लेवर की चीज़ें होती हैं। तो सियाने आपको SNRI याद आएगा, सियाने SNRI। ठीक है, सियाने कहते हैं कि दुल्हा डुलॉक्सिटीन, दुल्हा होगा ना डुलॉक्सिटीन को वनीला फ्लेवर और वेनलाफेक्सीन। वनीला फ्लेवर से क्या याद होगा? वेनलाफेक्सीन। ओके बात। तो ये SNRI हो गया हमारे पास। इसके अलावा कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? माओ इनहिबिटर्स भी होते हैं, जैसे हमने कहा था माओ A और माओ B इनहिबिटर्स होते हैं, और फिर इसी तरह से ये 5-HT एंटागोनिस्ट आते हैं। ठीक है जी, तो 5-HT एंटागोनिस्ट आते हैं, इसमें जोडोन वाले ड्रग्स होते हैं, ट्राजोडोन, निफेजोडोन, तो ये वाले ड्रग्स आ गए हमारे पास। और फिर हम 2 और ड्रग्स भी हैं जो कि आप कह लो कि एटिपिकल हैं या अदर ड्रग्स में आप उनको काउंट करते हैं। एक है बुप्रोपियोन और दूसरा है मिर्ज़ा साहब ओमेटाज़िपीन। सही होगी बात। तो आप बस इतने अगर ये को कैटेगरी हमने बना ली है ड्रग्स की, वैसे तो ये भी काफ़ी सारी हो गई हैं, लेकिन एक दफ़ा हमने ये सारा कुछ रिवाइज़ किया, सारी बातें पार्ट 1 की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। सही हो गया। लो जी, अब आ जाओ आप फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स की तरफ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ, और जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम थोड़ा तेज़ लेकर चलेंगे। तो चूँकि ये नाम वगैरह भूलते हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं ये बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम थोड़ा तेज़ी से ले जाएंगे। अच्छा, अब एक बात आपको पता है, ज़्यादातर एंटी डिप्रेशेंट्स होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को बढ़ा रहे हैं। अब जब नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाओगे
तो नॉरएपिनेफ्रिन तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज़ हो रही है, अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर्स वहाँ पे यूज़ हो रही है ना, तो इसीलिए अमाइन ब्लॉक्स को रोकते हैं तो ये ऑटोनोमिक इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, सिंपैथेटोमिमेटिक इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। सही होगी बात। ख़ास तौर पे जो माओ इनहिबिटर्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये सिंपैथेटोमिमेटिक एक्टिविटी हाइपरटेंशन वगैरह कॉज कर देते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस वगैरह कॉज कर देते हैं अगर कोई बंदा कोई और सिंपैथेटोमिमेटिक मेडिसिन ले रहा हो या टायरामीन वाला कोई फूड खा रहा हो। ये वाली बातें हम डिटेल से माओ इनहिबिटर्स की टॉक्सिसिटी में स्टडी कर लेंगे। सही है। बस अब याद में रखो कि अमाइन अपटेक ब्लॉकेज की वजह से सिंपैथेटिक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, खासतौर पे माओ इनहिबिटर्स वगैरह के। अब यहाँ पे मेप्रोटिलीन का नाम भी लिख दिया है, विल्नाफैक्सीन, तो ये मेप्रोटिलीन TCAs ही हैं। सही हो गया। सिडेशन, सेकंड साइड इफेक्ट आ गया सिडेशन। CNS के अंदर ड्रग्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, कुछ ड्रग्स CNS को सुला देते हैं, कुछ ड्रग्स CNS को थोड़ा सा एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, ऑल दो हैं सारे एंटी डिप्रेसेंट्स ही, लेकिन बहरहाल इसी तरह से है। एक्टिव कौन कौन से कर रहे हैं? माओ इनहिबिटर्स, SSRI, बुप्रोपियोन, ये CNS स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स रखते हैं थोड़े बहुत। और सुला कौन कौन से रहे हैं? 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि ट्राजोडोन और निफेजोडोन वगैरह थे, और दूसरा मिल्टाज़ेपिन वगैरह, और तीसरा ट्राइसाइक्लिक्स। हाँ, ये लिखा हुआ है ट्राइसाइक्लिक्स। ठीक होगी बात। लेकिन ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सिडेशन कॉज कर रहा है, कौन एक्टिवेशन कॉज कर रहा है। बस एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जो पार्ट 2 की वीडियो के शुरू मैंने बताई थी वो ये थी कि SSRI ब्रेन को थोड़ा एक्टिव करते हैं। ये लिखा हुआ है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स रखते हैं, इस वजह से हम SSRI की कोशिश करते हैं पेशेंट से कहें सुबह सुबह खा लो, ताकि ये ना हो तुम रात को खा लो और फिर सारी रात नींद ना आए, तुम एक्टिव रहो। सही होगी बात। बस ओवरऑल पता होना चाहिए आपको एंटी डिप्रेशन जो होते हैं ना वो सिडेशन या स्लीप डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं। अल्लाह खैर से। आगे चलो। मस्क्रीनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो ये ड्रग्स होते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक भी करते हैं। आपको पता है एंटी मस्क्रीनिक कौन सा ड्रग है? एट्रोपिन। तो यानी कि एंटी डिप्रेशंस के भी एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स होंगे, जिसमें ये कॉन्स्टिपेशन होता है, मिड्रेसिस होता है, स्वॉलोइंग मुश्किल होती है, सेलिवेशन कम होती है, ये सारे मसले वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से ड्रग्स हैं बता रहे हैं भाई, खास तौर पे फलाने ये जो निफेजोडोन, एमॉक्सिपिन, ये ज़्यादा कॉज करते हैं, और कौन से ड्रग्स कम कॉज करते हैं वो जी SSRI, बुप्रोपियोन। ये इतनी डिटेल्स याद करना ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान में रख लो कि एंटी मस्क्रीनिक इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ एंटी डिप्रेशंस के। सही होगी बात। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ एंटी डिप्रेशंस के। क्यों होते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा दिया है, जारी बात है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेगा। अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करेगा तो वो हाइपोटेंशन वगैरह कॉज कर रहा है, कार्डियक कंडक्शन वगैरह को इफेक्ट करेगा। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से कार्डियोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर रहे हैं। और यहाँ पे वो ख़ास तौर पे बता रहे हैं कि विल्नाफैक्सीन, वनीला फ्लेवर याद आया, विल्नाफ्लेक्सीन सियाने कहते हैं। ठीक है, तो SNRI जो होते हैं वो भी आपके पास कार्डियोटॉक्सिसिटी याद कर कॉज कर रहे होते हैं। सीजर्स की तरफ आए तो अक्सर जो एंटी डिप्रेशन है वो सीजर कॉज कर रहे होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने TCAs की, माओ इनहिबिटर्स की, इवन ओवरडोजेस ऑफ SSRI और मेप्रोटिलीन। यार ये मेप्रोटिलीन को क्यों अलग लिख रहे हैं? मैंने आपको कहा भी है मेप्रोटिलीन आप TCAs के अंदर ही काउंट कर लें। देख रहे हो मेप्रोटिलीन TCA के साथ ही आ रहा है, यानी कि TCA भी सीजर कॉज कर रहे हैं, मेप्रोटिलीन भी सीजर कॉज कर रहे हैं। तो बस आप मेप्रोटिलीन को TCAs का ही हिस्सा समझो, आपके लिए याद करना आसान रहेगा। तो ये सारे जो हैं वो सीजर्स कॉज कर रहे होते हैं ओवरऑल भाईजान। अब ये फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स आपको महसूस हो रहा होगा जैसे हम टॉक्सिटीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स है वो कुछ ना कुछ टॉक्सिटी ही कॉज कर रहे हैं ना। देखो सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, या नींद खराब हो रही है, या एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स आ रहे हैं, या हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये एक तरह की टॉक्सिटी ही हो गई है ना। तो पता नहीं क्यों इन्होंने उनको अलग अलग लिखा है। इसी में आपसे कहा था कि हम फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स को पार्ट 3 की वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जो कुछ हमने फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स में पढ़ा है, ये एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट्स की टॉक्सिसिटीज़ का मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक होगी बात। तो अब हम टॉक्सिसिटीज़ को बारी बारी स्टडी कर लेंगे, हमारे लिए इंशाल्लाह आसानी होगी टॉक्सिसिटी को स्टडी करने में। लेकिन उससे पहले अगर आप भूल गए सब कुछ, आपको टॉक्सिसिटीज़ याद ही नहीं आ रही, या याद आ भी रही हैं तो दिल नहीं कर रहा अलग अलग ड्रग ग्रुप्स की टॉक्सिसिटी सोचने का, तो भाई आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ मैं। एक निमोनिक ज़रा जनरलाइज सा निमोनिक है जो तकरीबन सारे ही एंटी डिप्रेशेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। जाहिर बात है उतना पिन पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चल ही जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, तो निमोनिक भी याद रख लो, डिप्रेस, एस ज़रा 2-3 लगा लो, ठीक है। D स्टैंड्स फॉर डिजीनेस। अभी हमने देखा था सिडेशन कॉज हो रही थी, तो अक्सर जो होते हैं वो आपके पास डिजीनेस कॉज कर रहे होते हैं। E स्टैंड्स फॉर इमोशनल चेंजेस, ठीक है, या आप कहते हो एनर्जी चेंजेस। आप देखते हैं पेशेंट के अंदर फटीग वगैरह होगी और इस तरह की चीज़ें। बस आप अगर एनर्जी चेंजेस लिख दो, इमोशनल लिख दो, तो टीचर जो है ना वो कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। ज़रा जनरलाइज वर्ड है ना, इतने आप गलत नहीं हो गए इसमें, ठीक है।
पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में कौन कौन सी आती हैं, जैसा कि सीजर्स का कॉज होना, फिजिकल चेंजेस ना दिमाग से ताल्लुक नहीं, आपको नज़र आ रहे हैं कि सीजर्स हो रहे हैं किसी बंदे को। और एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वेट गेन, ठीक है, ये भी फिजिकल चेंज है। तकरीबन सारे ही एंटी डिप्रेशेंट्स होते हैं वो वेट गेन कॉज करते हैं, इसको हम अभी आगे डिटेल से देख लेंगे। सही होगा फिजिकल चेंजेस। और फिर रिप्रोडक्टिव चेंजेस, यानी कि आप कह सकते हो सेक्शुअल डिसफंक्शंस, ठीक है, खासतौर पर मेल्स के अंदर, तो रिप्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स कॉज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर आ गया ई हमारे पास। ई से पहले हमने एनर्जी चेंजेस कहा था, इमोशनल चेंजेस कहा था, अब आप कह लो इफेक्ट्स ऑन हार्ट या कार्डियक इफेक्ट्स ऑन हार्ट। ये आपको याद होगा, हमने स्टडी किया भी है कि इनमें से अक्सर जो होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स कॉज कर रहे होते हैं, तो इफेक्ट्स ऑन हार्ट हो गया। फिर एस से देखा जाए, एक तो हमने रिप्रोडक्शन में क्या जाता है सेक्शुअल डिसफंक्शन, उसके अलावा भाईजान कई एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे हैं जो कि सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर रहे हैं। ये क्या होता है, घबराना नहीं है, अभी सारा कुछ पढ़ेंगे हम, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। लेकिन सेरोटोनिन सिंड्रोम अक्सर एंटी डिप्रेसेंट्स कॉज कर रहे होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टमक चेंजेस, नोजिया वॉमिटिंग, वो तो वैसे ही आप हर जगह ठोक देते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ऑल तो पहले भी डिजीनेस हमने कह दिया, लेकिन डिजीनेस में तो सिर्फ एक बात है ना, स्लीप डिस्टर्बेंस का मतलब डिजीनेस तो नींद कॉज करना, स्लीप डिस्टर्बेंस लिख दोगे तो उसमें ये भी आ जाएगा कि भाई ब्रेन एक्टिव रहता है या नींद नहीं आती या इंसोम्निया, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक होगी बात। तो डिप्रेस आपके पास निमोनिक है, जिसमें डिजीनेस, इमोशनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, इफेक्ट्स ऑन हार्ट, सेरोटोनिन सिंड्रोम, स्टमक चेंजेस, ये आपके पास निमोनिक है। ओवरऑल जनरली आपके जो एंटी डिप्रेशेंट्स हैं उनमें ये साइड इफेक्ट्स होती हैं। सही बात, अगर आपने अलग अलग ड्रग ग्रुप को नहीं याद करना तो ये तो कम से कम याद कर ही लो। ओके हो गया। इसके अलावा किस किस ड्रग ग्रुप की कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो के अंदर जब मैं सारे ड्रग्स डिस्कस कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा साथ साथ बताता रहूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये अलग से याद कर लो। सही हो गया। ऑलराइट जी, अब हम आते हैं एक एक ड्रग ग्रुप की तरफ। सबसे पहला ड्रग ग्रुप आता है हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में कहा था ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स काफ़ी इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो कुछ पहले हम यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जाके करते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये तकरीबन जितने हमने फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स पढ़े हैं ना, ये सारे इफेक्ट्स तकरीबन इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो एक्सेसिव सेडेशन लिखा हुआ है उन्होंने, फटीग वगैरह, सिंपैथेटिक मिमेटिक इफेक्ट्स लिखा हुआ है, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें। एंटी कोलिनर्जिक, यहाँ पे भी मैंने पढ़ा था, एंटी मस्किनिक इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं। फिर इसी तरह ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ईसीजी चेंजेस, यहाँ पे हमने पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो भी ये कॉज कर रहे हैं। फिर इसी तरह से ट्रेमर्स वगैरह, सीजर्स वगैरह और वेट गेन। मैंने बताया था ना आपको, अक्सर जो होते हैं उनमें फिजिकल चेंजेस जैसे कि वेट गेन, सीजर्स, ये आ रहे होते हैं। याद है, ये पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल चेंजेस, जिसमें सीजर और वेट गेन था। तो ये वर्जन आपके पास टीसीएस के बारे में उन्होंने बताया। एक और बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे तो उन्होंने कही थी ईसीजी चेंजेस। आप सोच रहे होंगे कौन सी चेंजेस आती हैं ईसीजी के अंदर, तो भाई बेसिकली QRS कॉम्प्लेक्स वाइडनिंग होती है। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। TCS कॉजेज QRS वाइडनिंग, या फिर वो टॉर्सैडिस डी पॉइंटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी QRS बिल्कुल ही फारिग हो जाती है, ऐसे आप देखेंगे कभी यूँ होना शुरू हो जाती है, फिर ज़्यादा होती है, इस तरह करके होता है। तो बड़ी स्वेयर किस्म की चीज़ें टॉर्सैडिस डी पॉइंटिस। और ये QRS टॉक्सिसिटी को ट्रीट कैसे करना है, ये दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है, मिनी कैट्स में नहीं लिखा हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो QRS वाइडनिंग कॉज होती है TCS से, इट इज़ ट्रीटेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। सही होगी बात। वैसे तो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी या किसी ड्रग की ओवरडोज के इफेक्ट्स तकरीबन सिमिलर बातें ही होती हैं, लेकिन ओवरडोज का मतलब फ़र्क है। टॉक्सिसिटी का मतलब है एक बंदा दवाई खा रहा है लेकिन उसको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, और ओवरडोज का मतलब है किसी बंदे ने एक दिन बहुत ज़्यादा दवाई खा ली है। तो क्या होगा, ज़्यादा खा लिया तो पता सोयर चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, एजिटेशन, डिलीरियम, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यार आप देखो, ओवरडोज से ना जेल में लेके आया करो, जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई बंदा आता है ना खुदकुशी की अटैम्प्ट में, वो जी पूरी डब्बी गोलियों की खा ली, 10-20 गोलियां खा ली हैं, तो वो किस तरह का होता है, बेहाल, पसीने आ रहे हैं, हार्ट बीट तेज़ हुई हुई है या बिल्कुल स्लो हुई हुई है, बिल्कुल बुरा हाल हुआ है बंदे का। तो वो आप देखो, एजिटेशन, समझ नहीं आ रही उसको, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, हाथ पाँव लोग पकड़ के रखते हैं, कभी कोमा में गया हुआ है, कन्वर्जन्स हो रही हैं, उसको पकड़ के रखना पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सर्कुलेटरी कोलैप्स, जब घबरा गए तो डॉक्टर साहब बचाएं, ये तो बिल्कुल सांसें रुक रही हैं इसकी और बिल्कुल बुरा हाल, हाइपर पायरेक्सिया, बुखार हो रहा है, कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स, दिल का मसला। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें वो कह रहे हैं, अगर आप 3 C's याद कर लें तो भी ठीक है।
3C स्टैंड्स फॉर कॉमा कन्वर्जेंस कार्डियोटॉक्सिटी। तो कोई पूछे TCAs, ये भी 3 अल्फ़ाबेट्स ही है ना इसके नाम में। TCAs की ओवरडोज में क्या होता है, 3Cs होते हैं। कौन से 3Cs है जी, कॉमा, कन्वर्जेंस और कार्डियोटॉक्सिटी। सही हो गया। तो यानी कि कॉमा, कन्वर्जेंट, कार्डियोटॉक्सिटी काफ़ी स्वेयर चीज़ें हैं, बाकी हल्की फुल्की चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी ली थी। और कार्डियोटॉक्सिटी ट्रीट कैसे करनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे एक MCQ भी है जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर TCA की किसी ने ओवरडोज ले ली है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। हमने पार्ट 1 की वीडियो में जब फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े थे तो हमने कहा था TCAs डायलिसिस के थ्रू नहीं निकलते बॉडी से, क्योंकि ये बहुत चिपकू होते हैं बॉडी में, ये ब्लड के साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएट हीमोडायलिसिस, वो ऑप्शन तो गलत है। तो क्योंकि उन्होंने यही पूछा हुआ है कि सबसे कम यूज़फुल क्या चीज़ होगी, तो डायलिसिस सबसे कम यूज़फुल होगा, इसलिए इसका आंसर सी है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा TCAs के अंदर ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं इलाज के लिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव बाइकार्बोनेट, मैंने अभी आपको बताया है बाइकार्बोनेट हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाइकार्बोनेट, उसके अलावा लाइडोकेन एडमिनिस्टर कर सकते हैं कार्डियक अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए, और फिर इलेक्ट्रिकल पेसिंग और इंट्रावेनस डायज़ेपाम, ये बातें बार अलग हैं। तो थोड़ा बहुत हमें पता चल गया कि TCAs की वजह से कार्डियोटॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए हम मुख्तलिफ ड्रग्स भी देते हैं अगर किसी ने ओवरडोज खा ली है। ओके होगी बात। आगे देखा जाए तो कह रहे हैं कि TCAs एडिटिव डिप्रेशन कॉज करते हैं, यानी कि अगर आप कोई और ड्रग ले रहे हैं जो कि डिप्रेशन वाला है, जैसे कि एथेनॉल को ले रहा है, बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइज़ेपिन, ओपियोइड्स, तो TCAs मज़ीद डिप्रेशन कॉज करेंगे। सही होगी बात। याद तो आता होगा किसी ज़माने में मैंने बताया था जनरलाइज निमोनिक था, उसके अंदर मैंने कहा था इमोशनल चेंजेस। तो इमोशनल चेंजेस मज़ीद डिप्रेशन कॉज करना, ये इमोशनल चेंज ही है ना। ठीक है, ये निमोनिक बड़ा काम का भाई, अक्सर जगह पे ये फिट हो जाएगा। सही हो गया। अब बार बार मैं रेफ़र नहीं करूँगा इसको, आप बस खुद ही ध्यान में रखिएगा कि ये फिर बात फिट हो रही है। ऑल राइट जी, तो ये जाने वाली एडिटिव इफेक्ट्स हो गए आपके पास। फिर वो बता रहे हैं कि TCAs कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को काम नहीं करने देते। ठीक है, क्योंकि उनको उनके मंजिल मकसूद तक ये पहुंचने ही नहीं दे रहे। तो जैसा कि गुआनिथिडीन जो ड्रग है उसको ये अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचने दे रहे, तो वो अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो दूसरे ड्रग के साथ इसके यानी कि जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े मैंने यहाँ पर स्टडी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है TCAs के बारे में। बस ये 3Cs याद रख लो, कॉमा, कन्वर्जन, कार्डियोटॉक्सिटी, और बाकी ये जो बातें थी ना फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स तकरीबन सारे ही कॉज कर रहे हैं। उसके अलावा ये सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कुछ हद तक कॉज करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम दोबारा इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे एक दफ़ा। आगे आ जाओ जी SSRI की तरफ। हमने TCAs कर लिए, नेक्स्ट आगे SSRIs। मैंने आपको पहले बताया था SSRI और SNRI, इन दोनों को आप बहन भाई समझो। ठीक है, जो बातें SSRI के बारे में हो रही हैं, कुछ बातें इनमें से SNRI के अंदर भी फिट हो जाएंगी। शुरू करते थे SSRI को। सबसे पहले तो सिंपल वाली बातें हैं, नोज़िया, हेडेक, एंजाइटी, एजिटेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन। निमोनिक याद आ रहा है, नोज़िया मैंने आपको बताया था, स्टमक प्रॉब्लम्स, इसी तरह एजिटेशन वगैरह हो रही है, वो जो इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिर इसी तरह से इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गई, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये वाली बातें आ रही हैं आपके पास। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये बल्कि मैंने इनफ एम्फोसिस नहीं किया इस बात पे। SSRI जो होते हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं, अकाथेसियाज, डिस्काइनेसियाज, सिमिलर बातें टू दिस कन्वर्जन्स हो रही थी, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स हो गए, यहाँ पे सीजर्स हो गए, वो भी उन्होंने बता दिया आपको। कार्डियक इफेक्ट्स यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे QT प्रोलॉन्गेशन हो रही है। यहाँ पे क्या था, वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या है, QT प्रोलॉन्गेशन। अलबत्ता हार्ट को इसने भी खराब किया था, हार्ट को इसने भी खराब किया था। सही हो गया, तो ध्यान में रखिएगा, QT प्रोलॉन्गेशन इन SSRI और QRS वाइडनिंग इन TCAs। QRS वाइडनिंग को ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिया था हमने। ओके हो गया। SSRI के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप इसको विड्रॉ करें, यानी कि बंदा खा रहा है SSRI और अचानक खाना छोड़ दे, तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। पहले भी की थी ये बात, पार्ट 2 की वीडियो के शुरू में भी की थी ये बात, कि पेशेंट से हमने गाइड करना होता है कि आपने हमसे पूछे बगैर दवाई खाना छोड़नी नहीं है, क्योंकि उसके मसले आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स आपके पास SSRI के भी होते हैं, SNRI के भी होते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों बहन भाई हैं। सही हो गया। तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, अचानक दवाई को छोड़ना नहीं है। आगे देखा जाए तो SSRI साइटोक्रोम P450 के इनहिबिटर है। इनहिबिटर होने की वजह से जाहिर सी बात है बहुत सारे ड्रग्स जिनको साइटोक्रोम P450 ने मेटाबोलाइज करना था, वो ड्रग्स अब सही से मेटाबोलाइज नहीं होंगे, यानी कि उनकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी।
आगे जो बातें इस पैराग्राफ में है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इन पर्टिकुलर बताया हुआ है फ्लूऑक्सीटीन जो होता है वो फलाने को इफेक्ट करता है, ये फलाने को इफेक्ट करता है। अब क्या क्या याद करेंगे आप, ये कोई पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से आपसे, इसको आप गोली मारें। पढ़ना होगा पढ़ लेना अपने दिल की तसल्ली के लिए कि हमने सारी मीनिंग कर्सन पढ़ी है, लेकिन याद ना भी करें तो खैर है। स्टेलोप्रैम ये वाले साइड इफेक्ट कम कॉज करता है, ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शंस कम कॉज करता है। तो बस ये बात हो जाए में रख लें, SSRI में से स्टेलोप्रैम ड्रग इंट्रैक्शंस कम कॉज करता है, लेकिन हर बात को बैलेंस भी तो करना है। तो ये जो स्टेलोप्रैम है ये कार्डियक इफेक्ट्स ज़्यादा कॉज करता है, खास तौर पर ये लिखा हुआ है कार्डियक इफेक्ट्स ऑफ स्टेलोप्रैम इंक्लूड QT प्रोलॉन्गेशन। सही कोई बात। तो ओवरऑल SSRI के साइड इफेक्ट्स पूछे तो उसमें आपको कार्डियक इफेक्ट्स भी होते हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस भी होते हैं, लेकिन एक मजीद थोड़ी सी आपके इल्म में इजाफा किया गया है ये बता के कि कार्डियक इफेक्ट्स ज़्यादा कॉज करते हैं स्टेलोप्रैम और ड्रग इंट्रैक्शंस ना होने का मतलब काफ़ी कम कॉज करते हैं स्टेलोप्रैम। सही हो गया। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी आती है SSRI की और वो है सेरोटोनिन सिंड्रोम। भाईजान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सेरोटोनिन सिंड्रोम, मतलब ये आपको ज़रूर ही आना चाहिए, पता होना चाहिए सेरोटोनिन सिंड्रोम। सारे वो ड्रग्स जो कि सेरोटोनिन को इंक्रीज करते हैं वो सारे ही ड्रग्स सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये तो खास तौर पे है ही सिर्फ सेरोटोनिन के लिए बना हुआ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, तो ये तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन सिंड्रोम का इंपॉर्टेंट कॉज है ना, ठीक है। सेरोटोनिन सिंड्रोम में होता क्या है, वजह सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा सुवेर हो जाती हैं, कह लो कि सिंपथेटिक एक्टिविटी वाले जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। सुवेर मसल रिजिडिटी है, मायोक्लोनस है, टेम्परेचर बढ़ गया, हाइपरथर्मिया, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी हो गई है, मार्क्ड CNS स्टिमुलेशन है, सारी चीज़ें बढ़, सीजर्स बढ़ गए हैं, दिमाग के अंदर मसल्स की एक्टिविटी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, हर चीज़ दिल दिमाग हर चीज़ तेज़ होती चली जा रही है। सही है। कौन से ड्रग्स कॉज करते हैं, माओ इनहिबिटर्स भी कॉज करते हैं, TCS भी कॉज करते हैं, ट्रिप्टैन्स भी कॉज करते हैं। अच्छा एक है सेंट जॉन्स वॉर्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए समझना, लेकिन MLE में मतलब इस तरह से डिस्कस होता है कि अगर कोई बंदा हकीमी दवाई खा रहा है उसकी वजह से कोई मसला बन गया तो वो कई दफ़ा हकीमी दवाइयों के अंदर ये होता है। एनीवेज रिक्रिएशनल ड्रग्स उन्होंने बता दिया एक्सटेसी के भी कॉज करते हैं। अच्छा इसको आपने ट्रीट कैसे करना है। अब सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सेरोटोनिन सिंड्रोम में होता क्या क्या कुछ है, मसल्स बहुत तेज़ हो गए हैं, दिल ख़राब हो रहा है, CNS स्टिमुलेट हो रहा है, हाइपर पायरेक्सिया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, ये सारा कुछ मसले बन गए, ठीक। और इमरजेंसी सिचुएशन होती है ये। दूसरा कौन से ड्रग्स कॉज करते हैं, तकरीबन सारे ही एंटीडिप्रेसेंट्स कॉज करते हैं सिवाय 2 के। याद है जो सारी कैटेगरी पढ़ी थी हमने, तकरीबन सारे ही कॉज करते हैं सिवाय आखिरी 2, बुप्रोपियोन और मिर्टाज़ापिन। इन 2 के अलावा तकरीबन सारे सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं। सही। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम में होता क्या है पता चल गया, कौन कॉज करता है पता चल गया। अब अगर हो गया है तो ट्रीट कैसे करना है। वजन मसल रिलैक्सेंट से ट्रीट कर सकते हैं, एंटी सीजर से ट्रीट कर सकते हैं, डेंड्रोलिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक जो ख़ास ड्रग है जिसको अगर आपसे पूछे ना कि एंटीडोट ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम तो वो है सिप्रोहेप्टाडीन। तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है नाम आपके लिए, सिप्रोहेप्टाडीन। आपके एग्जाम में अगर सिप्रोहेप्टाडीन का नाम आएगा तो अमूमन वो सेरोटोनिन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के तौर पे ही आएगा। सही हो गया। बाकी ड्रग्स के नाम तो वैसे भी एंटी सीजर हो गए, मसल रिलैक्सेंट्स हो गए, मुख्तलिफ सवालों में आ सकते हैं ना। डेंट्रोलिन भी आपको पता है, NMS हमने स्टडी किया था जब हमने कहा था एंटी साइकोटिक्स पढ़े थे, तो एंटी साइकोटिक्स के साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए भी डेंट्रोलिन था। तो खैर यहाँ पे भी आप डेंट्रोलिन भी यूज़ करते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है, सिप्रोहेप्टाडीन। सही हो गया। SSRI का भी सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कौन सा है, सेरोटोनिन सिंड्रोम। उसके अलावा एक बात जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं आपको फालतू बात तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ, याद रखनी है रखो, नहीं रखनी भुला दो, वो ये है कि SSRI सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH भी कॉज करते हैं। ये ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर ADH ज़्यादा होता है। सही होगी बात। तो ADH वाले इफेक्ट ज़्यादा आ जाएंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ADH, ठीक है। तो यूरिन बनना कम हो जाएगा और ये वो मसले आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, SSRI कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ ड्रग ग्रुप्स को स्टडी किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया आपको मिर्टाज़ापिन के बारे में। मिर्टाज़ापिन वेट गेन कॉज कर रहा है और सिडेशन कॉज कर रहा है। सही हो गया, ट्राजोडोन की तरह। फिर एमोक्सापिन और मेप्रोटेलिन, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि इनको आप TCS के अंदर काउंट कर लें, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं, TCS भी ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स कॉज करते थे, तो इसमें कोई ऐसी हैरत की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। अलबत्ता एमोक्सापिन
डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर भी है। टीसीए वाली बातें आप एमॉक्सिपिन उठा दें वो भी चलेंगी, लेकिन एक एडिशनल बात ये बता रहे हैं कि डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर भी है। तो चूंकि डोपामीन ब्लॉकर है, डोपामीन को कम करेगा। आपको पता है डोपामीन की कमी के अंदर पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, तो डोपामीन कम करेगा, इसका मतलब पार्किंसनिज्म कॉज करेगा, एकाथेसिया कॉज करेगा, और मजीद एक और बात एमेनोरिया ग्लैक्टोरिया सिंड्रोम। ये क्यों होगा पता है? और मेरे भाई डोपामीन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, तो अगर आपने डोपामीन की हरकतों को रोक दिया, यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिट नहीं होगा, जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनेगा तो फिर सेक्सुअल हार्मोन्स तो फीमेल्स के ख़राब होंगे ही, फिर उनके अंदर प्रोलैक्टिन ज़्यादा बन रहा है तो फिर ग्लैक्टोरिया तो होगा। प्रोलैक्टिन तो ज़्यादा बनेगा, वो एफएसएच को भी कम कर देगा, एलएच को भी कम कर देगा, फिर ए मेनोरिया तो होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, ग्लैक्टोरिया होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं ए मेनोरिया ग्लैक्टोरिया सिंड्रोम ड्यू टू द एक्सेस ऑफ प्रोलैक्टिन। सही होगी बात? तो एमॉक्सिपिन डोपामिन को इनहिबिट करता है, ये वाली बात आप ध्यान में रख लें तो बेहतर है। अच्छा जी, बुप्रोपियोन के बारे में बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रग है ये। क्यों इंटरेस्टिंग ड्रग है? देखो अक्सर ड्रग्स होते हैं ना वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज कर रहे थे, वेट गेन कॉज कर रहे थे, लेकिन बुप्रोपियोन इंतहाई हेल्दी ड्रग है। मतलब एंटी डिप्रेसेंट में से बड़े हेल्दी किस्म के इसके साइड इफेक्ट्स हैं। मैं इसलिए कहता हूँ सेक्सुअल डिस्फंक्शन ये नहीं कॉज करता, वेट गेन ये नहीं कॉज करता, बल्कि वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक ये देखो ये सवाल भी है, वो कहते हैं एक बंदा SSRI खा रहा था, उसका वेट बहुत गेन हो रहा जा रहा था, सॉरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी। अब वो आपसे कहता है कि भाई मैंने ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, मैं ये नहीं खा रहा, कोई और दवाई दो, तो आप उसको बुप्रोपियोन दे दोगे। और एक और हेल्दी बात ये भी है कि ये स्मोकिंग छोड़ने में भी हेल्प करता है। सही है? तो स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प कर रहा है, वजन बढ़ाता नहीं है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज करता नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए बुप्रोपियोन काफ़ी अच्छा बच्चा है। आप कहोगे भाई फिर करता क्या है? तो ये बस सीजर्स वगैरह कॉज करता है, यही इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है। बाकी टॉक्सिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एंजाइटी, एजिटेशन, डिजीनेस करना है करना, नहीं करना या ना करो, सीजर्स बार कॉज करता है। और एक और राज की बात बताऊँ आपको, इसकी एक तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं। वो क्या? एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट में नहीं देना, और बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट में नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि उन पेशेंट में दोगे तो ये उनके अंदर भी सीजर्स कॉज करेगा। ठीक है? तो यानी सीजर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया के पेशेंट में दिया। तो कोई वेट गेन की शिकायत से आए, बेफिक्र होकर बुप्रोपियोन दे दो। कोई कहे स्मोकिंग छोड़नी है, बेफिक्र होकर बुप्रोपियोन दे दो। और कोई कहे जी मेरा सेक्सुअल फंक्शन ख़राब हो जा रहा है, मैं कोई और डिप्रेशन की दवाई दो, बेफिक्र होकर बुप्रोपियोन दे दो। लेकिन अगर किसी को बुलिमिया है या एनोरेक्सिया है तो आपने बुप्रोपियोन नहीं देना। सही है? बाय द वे, बुलिमिया का ट्रीटमेंट याद है आपको? आई नो बातें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, शायद आपके दिमाग से स्किप होना शुरू हो जाए, लेकिन माजरत अब चैप्टर है इस तरह का, मैं क्या कर सकता हूँ। बुलिमिया का ट्रीटमेंट SSRI था, अगर आपको याद है तो मैंने बता दिया क्लिनिकल यूजेस में, यहाँ पे हमने स्टडी किया भी था। मुझे मिल नहीं रहा, ट्राईसाइक्लिक्स 12 यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था यार, ये है SSRI हो गया, ये बुलिमिया। सही होगी बात? अच्छा जी, लो भैया आगे वाली जो बातें हैं ये तो आपके दिमाग में याद करना आसान है, क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है। कैसे? ये जो लाइनें मैंने बबल बनाया हुआ ना, ये है एमॉक्सिपिन और मेप्रोट्रिन के बारे में, और मैं आपसे कह चुका हूँ कि इनको आप TCS में काउंट करें। तो TCS सीजर्स भी कॉज कर रहे थे, कार्डियोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर रहे थे। यही उन्होंने लिखा हुआ है कि सीजर्स एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी आर ऑल्सो कॉज बाय एमॉक्सिपिन एंड मेप्रोट्रिन। तो भाई फिर इसको लिख दो ना TCA में, क्यों? खैर नहीं, आगे चलते हैं। वेनलाफैक्सिन क्या है भला? वनीला फ्लेवर का दूल्हा, सियाने कहते हैं, यानी कि SNRI। ठीक है, मैंने आपसे कहा था SNRI की टॉक्सिसिटी SSRI से सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर चेंजेस कॉज कर रहे हैं, CNS स्टिमुलेटिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, सिमिलर टू SSRI, मैंने बताया भी था। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसके विड्रॉल सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैंने बताया भी था SSRI के भी विड्रॉल सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये वाली बातें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये में रखो SNRI जो होते हैं वो SSRI के भाई बहन हैं, और ये जो एमॉक्सिपिन है और मेप्रोटिलीन है इसको आप TCA ही काउंट करें। सही होगी बात? फर्दर वो आपको बता रहे हैं वेनलाफैक्सिन जो कि एक SNRI है, वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। तो SSRI भी तो इनहिबिट करते थे, भूल क्यों जाते हो? कहा तो है SSRI और SNRI सिमिलर हैं। ठीक है ना? तो आप देख लो टॉक्सिसिटी कितनी सिमिलर हो रही हैं। अलबत्ता यहाँ पे निफेजोडोन के बारे में भी उन्होंने यही बात बताई हुई है, जो कि 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। आखिरी 2 लाइनों में ज़रा एक और टॉक्सिसिटी का जिक्र किया हुआ है, और वो है हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर का बेड़ा गर्क करना। तो लिवर का बेड़ा गर्क एक तो निफेजोडोन
और दूसरा डुलोक्सिटीन। इसकी इंपॉर्टेंस का मुझे नहीं पता, कभी एग्जाम में ऐसे हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, देखने से तो इंपॉर्टेंट लग रहा है लेकिन मेरे कभी एग्जाम में आया नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ पता नहीं। तो एक बचा निफेजोडोन और दूसरा के पास डुलोक्सिटीन। डुलोक्सिटीन क्या है? वनीला फ्लेवर दुला SNRI, ठीक है। डुलोक्सिटीन ये SNRI का थोड़ा सा यूनिक साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि ये वाला साइड इफ़ेक्ट मैंने SSRI में स्टडी नहीं किया, यहीं पे थोड़ा लिखा हुआ था। एनीवेज, थोड़ा सा अगर आपके दिमाग की दही ज़्यादा हो गई है तो इससे पहले कि मैं माओ इनहिबिटर्स को शुरू करूँ तो हम थोड़ी सी बातों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यार ये देखो, ये बताया था ना आपको साइड इफ़ेक्ट्स डिप्रेस वाले, ठीक है, इन्हीं को ज़रा ज़हन में आप अच्छे से रखो। इनमें एक साइड इफेक्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन। सारे ही एंटी डिप्रेसेंट सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज कर रहे हैं सिवाय बुप्रोपियोन और मिडाज़ोपिन के। तकरीबन सारे कॉज करते हैं, चाहे लिखा है नहीं लिखा। बहरहाल अगर आप उसमें अगर आप TCI में लिख देंगे ना सेक्सुअल डिसफंक्शन तो गलत नहीं होगा आपका जवाब। माओ इनहिबिटर्स भी कुछ हद तक सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज करते हैं। ट्राइजोडोन और ये जो 5-HT वाले हैं ये तो करते ही करते हैं ना सेक्सुअल डिसफंक्शन, वो तो भी हम पढ़ेंगे भी। सही हो गया। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि जब बात असल में ये है, जब एक साइड इफेक्ट काफ़ी ड्रग्स में लिखा हो ना तो दिमाग की तरह कंफ्यूज होता है, तो मैं इसलिए उनको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। सेक्सुअल डिसफंक्शन तकरीबन सारे कॉज करते हैं सिवाय इन आखिरी दो के। सेरोटोनिन सिंड्रोम सारे कॉज करते हैं सिवाय इन आखिरी दो के। और सिमिलरली वेट गेन भी तकरीबन सारे एंटी डिप्रेसेंट्स कॉज करते हैं सिवाय इन आखिरी दो के, ठीक है। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेरोटोनिन सिंड्रोम, वेट गेन सारे ही तकरीबन कॉज कर रहे हैं। तो ये बातें आपके लिए याद रखना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कुछ बातें होंगी स्पेशलाइज, जिस तरह TCS में हमने कहा QRS प्रोलॉन्गेशन हो रही है, वो बात ज़रा ज़हन में रख लो। और एडिटिव डिप्रेशन कॉज कर रहा होता है। SSRI का विड्रॉल बड़ा ख़तरनाक होता है और ये भी एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कॉज कर रहा है, QT प्रोलॉन्गेशन कॉज कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेरोटोनिन सिंड्रोम। सही हो गया। फिर यहाँ पे भी हमने देखा एमॉक्सिपिन वगैरह जो होते हैं वो डोपामीन पे एक्ट कर रहे होते हैं। और फर्दर हमने देखा कि कुछ ड्रग्स लिवर टॉक्सिसिटी भी कॉज कर रहे हैं। अब आ जाओ जी माओ इनहिबिटर की तरफ। माओ इनहिबिटर सरकार हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगी। लेकिन ये कब हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करती है? जब कोई और चीज़ ले रहे हो आप हाइपरटेंशन कॉज करने वाली, ठीक है। तो अगर इंसान कोई सिंपैथेटिक मिमेटिक खा रहा है तो माओ इनहिबिटर, चूँकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, तो ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज इस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता, तो माओ इनहिबिटर सिंपैथेटिक मिमेटिक का मेटाबॉलिज्म रोक देगी। तो इस वजह से वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा एक्ट करेंगे और हाइपरटेंसिव रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे बंदे के अंदर, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होना शुरू होता है बंदे के अंदर। तो कोई भी सिंपैथेटिक मिमेटिक खा रहा है, CNS स्टिमुलेटिंग ड्रग खा रहा है तो भाई मसला बन सकता है। इवन अगर टायरामीन कंटेनिंग फूड्स खा रहा है, टायरामीन कंटेनिंग फूड्स कौन से होते हैं? चीज़, वाइन और बीफ वाले कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें टायरामीन होती है। वो वाले फूड्स खा रहा है तो भी उसके अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि टायरामीन भी सिंपैथेटिक मिमेटिक एक्टिविटी रखता है। मैकेनिज्म वैसे मिनी कार्ड्स में लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन वैसे आपको बता देता हूँ कि अमूमन GIT के अंदर जब आप ये फूड्स खाते हो ना तो GIT के अंदर टायरामीन को ब्रेक डाउन कर देता है माओ A, ठीक है। अब ज़रा अगर आपने माओ A इनहिबिटर दिया हुआ है तो वो टायरामीन ब्रेक डाउन नहीं होगा और टायरामीन आपकी बॉडी के अंदर आके हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर सकता है। एक और बात जो मिनी कार्ड्स ने लिखी हुई, अगर किसी के अंदर टायरामीन टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए? उसका ट्रीटमेंट है फेंटोलामीन। सही होगी बात। तो टायरामीन टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट फेंटोलामीन, सेरोटोनिन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट सिप्रोहेप्टेडीन। याद कर लो भाई, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बराए मेहरबानी याद कर लो। सिप्रोहेप्टेडीन तो खास तौर पर याद कर लो। ओके हो गया। एक थोड़ी सी हैरत की बात है, माइंड ना कीजिएगा। अभी तक तो हम कहते हैं माओ इनहिबिटर हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन कॉज कर रहे हैं, लेकिन माओ इनहिबिटर्स लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर को लो भी कर सकते हैं। अमूमन होता यह है कि दूसरे किसी चीज़ के साथ मिल जाएं, किसी और स्टिमुलेटिंग चीज़ के साथ मिल जाएं तो फिर ये हाइपरटेंशन कॉज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये अकेले हैं तो ये लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट भी करते हैं। कुछ जगह पर तो लिखा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कॉज कर रहे होते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं देख रहा था, कुछ आर्टिकल्स उस पर हैं कि भाई किस तरह से कॉज करते हैं। ये किसी ना किसी तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को कम कर देते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बातें हैं, आपकी पूछा नहीं जाएगा यूजुअली आपसे। बस ये इसकी अजीब बात है कि ये हाइपरटेंशन भी कॉज कर रहा है और हाइपोटेंशन भी कॉज कर रहा है। दूसरे ड्रग के साथ, टायरामीन के साथ, सिंपैथेटिक मिमेटिक के साथ ये हाइपरटेंशन कॉज करता है, लेकिन अगर अकेला दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हाइपोटेंशन कॉज करता है। और बाकी सेरोटोनिन सिंड्रोम में भी इसका किरदार है, ये वाली बात तो आपको पता ही है, ठीक है। मतलब मैं बताया ना, सेरोटोनिन सिंड्रोम में तकरीबन सबका किरदार है सिवाय आखिरी दो ड्रग्स के। कौन कौन से? बुप्रोपियोन और मिडाज़ोपिन। बुप्रोपियोन अच्छा बचा था,
बुलीमिया और एनोरेक्सिया के पेशे में देना नहीं है। बाकी आपको पता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी रिपीट कर रहा हूँ बातें, घबराना नहीं है, ठीक है। ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी कॉज नहीं करता, ये स्मोकिंग से भी छुटवाता है, ये वेट गेन भी कॉज नहीं करता, तो बहुत अच्छा बच्चा है बुप्रोपियन, ठीक है। मिर्जा साहब भी अच्छे हैं, ये भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज नहीं करते। और ये वो बातें यार, ये जो है ना ट्राजोडोन और निफेजोडोन वगैरह, अगर आप चाहते हैं ना मैं इनके आपको कुछ एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स बताऊँ तो मुझे क्या है, मैं बता दूंगा आपको भाईजान। ये मैंने जैसा कि आपको बताया सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज करते हैं, ये हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकेज भी कॉज करते हैं। वो तो खैर TCS भी करते थे, ये बात है। मिनी गार्ड तक में हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकेज वाली लिखी हुई नहीं है, वैसे बताइए आपको मैंने। लेकिन एक और बात पता है क्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन आपको पता ही है, तो ये जो ट्राजोडोन वगैरह ना ये प्रायपिज्म भी कॉज करते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग बात है, ये शायद एग्जाम में ना ही पूछे कोई आपसे। प्रायपिज्म पता क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन ऑफ पीनस। भाईजान 20 मिनट आधा घंटा बंदा बेचारा आवाज़ार हो जाता है, इसमें कोई सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता बल्कि पेन होना शुरू हो जाती है, इस्कीमिया होता है, पैथोलॉजी है बेसिकली, ये पीनस इरेक्ट ही रहता है। तो ये प्रायपिज्म कॉज करते हैं आपके पास ट्राजोडोन और निफेजोडोन वगैरह। आई होप कि बातें कुछ ना कुछ हद तक आपके लिए मैं सिंप्लीफाई कर सका हूँगा, नहीं भी कर सका तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।